इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट 961 बहर हिंद के ऊपर परवाज कर रही है। ये अदीस अबाबा से नैरोबी की बाकायदा परवाज है, जिसमें तकरीबन 200 अफराद सवार हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक हालात बदल जाते हैं। 3 हाई जैकर्स जबरदस्ती कॉकपिट में दाखिल हो गए। ये एक हाई जैक है। हमारी बात सुनो, वरना तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। वो पायलट को मजबूर करते हैं कि वो हवाई जहाज को हजारों मील दूर ऑस्ट्रेलिया तक ले जाए। पायलट समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाई जैकर सुनने को तैयार नहीं। ईंधन खत्म हो रहा है। लामतनाही समंदर नीचे फैला हुआ है। वक्त तेजी से गुजर रहा है। ये इथियोपियन एयरलाइंस की परवाज 961 की कहानी है। ये अदीस अबाबा इथियोपिया में हफ्ता की एक पुरसुकून सुबह थी। इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट 961 टेक ऑफ करने की तैयारी कर रही थी। अपनी आखिरी मंजिल मगरबी अफ्रीका तक पहुंचने के लिए कई स्टॉप बना रही थी। परवाज को नैरोबी, ब्राज़ाविल और लागोस में रुकना था, जिसने कल तकरीबन 6186 किलोमीटर का फासला तय किया। ये एक आम परवाज होनी चाहिए थी, लेकिन जहाज में सवार किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों में उनकी जान खतरनाक हाई जैकरों के हाथ लगने वाली है। सुबह 11:09 पर फ्लाइट 961 ने रनवे से नीचे की रफ्तार तेज की और साफ इथियोपिया के आसमानों पर चढ़ गई। जब त्यारा 39,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो ऑटो पायलट को चालू कर दिया गया। इस परवाज की कमांड 42 साला कैप्टन एबट ने की। वो बहुत तजुर्बाकार पायलट था। वो 11,500 घंटे से ज्यादा परवाज कर चुका था और उड़ने के हर पहलू को अच्छी तरह समझता था। उनके साथ 34 साला फर्स्ट ऑफिसर यूनुस मेकोरिया भी थे, जिन्हें 6,500 घंटे से जायद परवाज का तजर्बा था। दोनों पायलट इंतहाई हुनरमंद थे और इससे कबल खराब मौसम, तकनीकी मुश्किलात और मुश्किल हालात का सामना कर चुके थे। लेकिन इस बार सूरत हाल और भी संगीन थी। कैप्टन एबट को इससे पहले हिग जैकिंग का सामना करना पड़ा था। इससे पहले इसकी 2 परवाजें हिग जैक हो चुकी थीं, लेकिन हर बार उसने मुसाफिरों और अमले को बहफाजत बचा लिया। लेकिन आज का वाकया मुख्तलिफ था, ऐसी चीज जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। जब तैयारा अपनी बुलंदी पर पहुंचा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तैयारे के अक़ब में 3 नौजवान इथियोपिया के मुसाफिर किसी अलग ही दुनिया में खो गए। उसकी आंखों में गहरी सोच थी और दिमाग में एक खतरनाक मंसूबा जन्म ले रहा था। तीनों ने हाल ही में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, लेकिन वो बेरोजगार थे। वो इस फ्लाइट पर नैरोबी जा रहा था ताकि वहां मुलाजमत और बेहतर मौके तलाश कर सके। परवाज के दौरान उसने फ्लाइट मैगजीन के सफ़हात पलटना शुरू कर दिए। फिर उसकी तवज्जो एक बहुत अहम मालूमात पर पड़ी। उन्होंने दरियाफ्त किया कि वो जिस जहाज पर थे वो बगैर रुके 11 घंटे से ज्यादा परवाज कर सकता था। ये जानकर उसकी सोच एकदम बदल गई। अब उसकी मंजिल नैरोबी नहीं थी, लेकिन उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि वो अफ्रीका से हमेशा के लिए फरार हो जाए। उनका ख्याल था कि अगर वो इस तैयारे को अपने कंट्रोल में ले लें तो वो उसे सीधा ऑस्ट्रेलिया ले जाकर वहां पनाह ले सकते हैं। लेकिन उसके पास ऐसा करने का एक ही रास्ता था। शराब और अंधे जुनून के जेर असर उसने खतरनाक फैसला कर लिया। अब वो इस तैयारे को हाईजैक करने जा रहे थे। अगले चंद लम्हों में फ्लाइट 961 अब पायलट्स के कंट्रोल में नहीं रही थी। सुबह 11:40 पर 3 नौजवान अपनी नशस्तों से उठे और इनमें से एक ने जोर से चलाया, मेरे पास बम है, अगर कोई हरकत करता है तो मैं जहाज को उड़ा दूंगा। यह सुनकर पूरे जहाज में खामोशी छा गई। मुसाफिर खौफ ज़दा हो गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। लोग अपनी नशस्तों पर बैठे रहे। खौफ की वजह से कोई जवाब देने की हिम्मत न कर सका। फिर एक जैकर तेजी से काकपट की तरफ बढ़े। चंद ही लम्हों में वो काकपट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। पायलट को डराने के लिए उसने झूठ बोला कि जहाज में उसके अलावा 11 और लोग भी थे। हाई जैकर्स छुपे हुए हैं और किसी मुज़ाहमत की सूरत में हमला कर सकते हैं। इससे पहले कि पायलट सूरत हाल को समझ पाते, हाई जैकर्स ने फील्ड ऑफिसर को पकड़ लिया, उसे जोर से घून से मारे और उसे काकपट से घसीट कर बाहर ले गए। उसके बाद उसे जबरदस्ती फर्स्ट क्लास सीट पर बैठाया गया। अब सिर्फ कैप्टन के पास जहाज का कंट्रोल रह गया था, लेकिन खतरा फिर भी बरकरार था। एक हाई जैकर ने इमरजेंसी फायर कुल्हाड़ी को उठाया, जबकि दूसरे ने आग बुझाने वाले को
हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उसने कप्तान की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा, सीधा ऑस्ट्रेलिया जाओ। कप्तान का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि तैयारे में इतना ईंधन नहीं था कि वो बगैर रुके ऑस्ट्रेलिया के लिए परवाज कर सके। ये सफ़र तकरीबन 8,000 किलोमीटर तवील था, और अगर तैयारा इतना लंबा फासला तय करने की कोशिश करता तो दरमियान में ईंधन खत्म हो जाता और तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो जाता। ये मुकम्मल तौर पर नामुमकिन था। कप्तान ने खुद को पुरसुकून रखते हुए सूरत हाल को संभालने की कोशिश की। उसने हाई जैकर को समझाने की कोशिश की कि वो बराह रास्त ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। उन्हें ईंधन भरने के लिए कीनिया के मंबासा एयरपोर्ट पर रुकना पड़ेगा ताकि वहां से मजीद परवाज मुमकिन हो सके। लेकिन हाई जैकर सुनने को तैयार नहीं थे। उसने साफ इनकार कर दिया और कप्तान को फौरन ऑस्ट्रेलिया जाने का हुक्म दिया। जो भी होता है, हर गुजरते सेकंड के साथ सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही थी। हाई जैकरों को हकीकी तौर पर यकीन था कि तैयारा 11 घंटे तक बगैर रुके परवाज कर सकता है। उसे ये गलत फहमी इसलिए हुई क्योंकि उसने एयरलाइन के इन फ्लाइट मैगजीन में कुछ पढ़ा था, लेकिन उसने मालूमात को पूरी तरह से गलत समझा। कप्तान ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने ईंधन के इशारे की तरफ इशारा किया, जो वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है कि जहाज के पास नीरोबी या मंबासा तक पहुंचने के लिए काफ़ी ईंधन बचा है। ऑस्ट्रेलिया जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कप्तान ने पुरसुकून लहजे में समझाया कि थ्योरी और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन हाई जैकर्स किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। उसकी उलझन तेजी से गुस्से में बदल गई। हाई जैकर्स में से एक ने बम धमाके की धमकी दी, जबकि दूसरे ने मुसाफिरों को काबू में रखा ताकि कोई मुजाहमत ना करे। कप्तान समझ गया कि बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वो हवाई जहाज और मुसाफिरों को बचाना चाहते हैं तो उन्हें हाई जैकर्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा। कप्तान ने एहतियात से जहाज का रुख थोड़ा सा मोड़ दिया। हाई जैकर्स का ख्याल था कि तैयारा ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, लेकिन हकीकत में कप्तान ने तैयारे का रुख मंबासा की तरफ मोड़ दिया। इस छोटे से मौके से फ़ायदा उठाते हुए कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबिता किया। एक पुरस्कून लेकिन संजीदा आवाज में उसने हाई जैकिंग की इत्तला दी और कहा कि वो दिखावे के लिए हाई जैकर्स के हुक्म पर अमल कर रहा है, लेकिन असल में तैयारा मंबासा के लिए उड़ाया जा रहा है। लेकिन हाई जैकर्स जल्द ही मशकूक हो गए। उसने कप्तान को जमीन पर बातें करते देखा और बेचैन हो गया। अचानक एक हाई जैकर गुस्से में काकपट में दाखिल हुआ। बगैर इंतबाह के उसने कैप्टन का हेडसेट उतार दिया। तमाम मुवासलाती लाइनें काट दीं। अब कप्तान बिल्कुल अकेला था और 39,000 फुट की बुलंदी पर हाईजैकर्स का सामना कर रहा था। तैयारे के अंदर हाईजैकर्स मुसलसल कप्तान को अपने मंसूबे के मुताबिक जहाज उड़ाने पर मजबूर कर रहे थे। सूरत हाल को मजीद खराब करने के लिए हाईजैकर्स में से एक ने कप्तान को ऑस्ट्रेलिया काल मिलाने का हुक्म दिया, लेकिन यह नामुमकिन था। तैयारे में ऐसा फ़ोन सिस्टम नहीं था जो इंटरनेशनल कॉल्स कर सके। ताहम कप्तान को इसमें भी एक मौका नजर आया। जल्दी से सोचते हुए उसने हाई जैकर्स को सच बता दिया, ऑस्ट्रेलिया से बुरा रास्त राबता मुमकिन नहीं था। इसके बजाय इन्हें किसी ग्राउंड स्टेशन से राब्ता करना चाहिए जो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को पैगाम भेज सकता है। कप्तान ने उम्मीद जाहिर की कि इस बहाने से वो दोबारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता कर सकेंगे। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते तो वो हाईजैकिंग की ताज़ा तरीन सूरत-हाल की इत्तला दे सकते थे और गुमनाम तौर पर मदद तलब कर सकते थे। लेकिन ज़मीन पर नीरोबी के हवाई ट्रैफिक कंट्रोलर्स अभी तक सूरत-हाल को पूरी तरह से समझने से कासर थे। उन्हें हाई जैकिंग की तस्दीक के लिए मज़ीद मालूमात दरकार थीं। उनके नुक्ता नज़र से बेहतरीन और महफूज तरीन ऑप्शन ये था कि जहाज को जल्द अज जल्द मंबासा में लैंड किया जाए। कप्तान को पूरी तरह मालूम था कि खतरा अपने उरूज पर पहुंच चुका है, लेकिन वो फिर भी हाई जैकर्स को ये बावर कराने की कोशिश करता रहा कि मंबासा में लैंडिंग उनका आखिरी ऑप्शन है। उसने दोबारा समझाने की कोशिश की कि तैयारे में इतना ईंधन नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच सके, लेकिन हाई जैकरों ने बात मानने से इनकार कर दिया। वो अपने मंसूबे में इतने अंधे हो चुके थे कि किसी भी हकीकत को मानने को तैयार नहीं थे। कप्तान जानता था कि इस्तिदलाल अब किसी काम का नहीं रहा। उसने एक आखिरी खतरा मोल लेने का फैसला किया, एक ऐसा इक़दाम जिससे या तो तैयारे को बचाया जा सकता था
या सूरत हाल मजीद खतरनाक हो सकती थी। उसने लाउड स्पीकर्स ऑन किए ताकि हाईजैकर्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को सुन सकें और समझ सकें कि जहाज में ईंधन कम है। लेकिन हाईजैकर्स फिर भी सच मानने को तैयार नहीं थे। वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और किसी भी दलील को नज़रअंदाज किया। तैयारा अब मंबासा से सिर्फ 40 मिनट की दूरी पर था और उसमें सिर्फ 2 घंटे का ईंधन बचा था। नीरोबी के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अभी तक इस पूरे वाक़ये को पूरी तरह से समझने से कासिर थे। वो उनसे दोबारा राब्ता करने के लिए फ़्लाइट 961 का इंतज़ार करते रहे, लेकिन जहाज़ से कोई कॉल नहीं आई। तैयारा अब बहर हिंद के ऊपर से परवाज़ कर रहा था और उसका ईंधन खतरनाक हद तक ख़त्म हो रहा था। हाईजैकर्स को अब भी यकीन था कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लेकिन कप्तान हार मानने वाला नहीं था। उसके पास वक़्त की कमी थी, उसका ईंधन ख़त्म हो रहा था और उसके अख्तियारात महदूद थे। लेकिन उन आखिरी लम्हात में भी कप्तान का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। शरीक पायलट की सीट पर बैठे कप्तान ने तैयारे का रुख कोमोरोस आइसलैंड्स की तरफ मोड़ दिया। उसने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि हवाई जहाज़ का ईंधन ख़त्म होने से पहले ही इस इलाके तक पहुंच सकता है। अगर वो इन जज़ायर के करीब रह सकते हैं तो हवाई अड्डे पर महफूज तरीके से उतरने का कुछ इम्कान हो सकता है। इस दौरान हाईजैकर्स का लीडर, जिसने कप्तान की सीट पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था, विस्की पीते हुए तैयारे के कंट्रोल से खेल रहा था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हवाई जहाज़ कैसे काम करता है। वो काकपट में बटन और लेवर्स दबा रहा था जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा हो। कप्तान ने फिर खबरदार किया और ईंधन के इशारे की तरफ इशारा किया। उम्मीद थी कि शायद इस बार हाईजैकर हालात की संगीनी को समझ जाएंगे, लेकिन जैकर्स ने फिर उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। उनके रहनुमा, जिन्हें तैयारों की नेविगेशन का कोई इल्म नहीं था, काकपट कंट्रोल के साथ छेड़छाड़ करता रहा, जिसकी वजह से सूरत हाल मजीद खतरनाक होती जा रही थी। अब कप्तान समझ गया कि उसके पास बहुत कम ऑप्शन रह गए हैं। इसकी आखिरी उम्मीद ये थी कि किसी तरह जहाज़ को हवा में उस वक्त तक रखा जाए जब तक ईंधन मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाए। इसके बाद वो हवाई जहाज़ को कोमोरोस आइलैंड्स की तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा और हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग करेगा। दोपहर 2:41 बजे ईंधन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था। इंजन अभी भी चल रहे थे, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। हादसे से 21 मिनट पहले तैयारा कोमोरोस जज़ायर के करीब चला गया था और अब भी 39,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था। कप्तान का हिसाब बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा था। फिर काकपट में कम ईंधन का अलार्म बजने लगा। ये एक इशारा था कि इंजन अब मुकम्मल तौर पर बंद होने वाले थे। कप्तान, जो किसी भी कीमत पर तमाम मुसाफिरों को बचाना चाहता था, हाईजैकर्स से इल्तिजा करने लगा कि उसे जहाज़ से उतारने दें। हाईजैकर्स को अभी तक यकीन नहीं था कि ईंधन ख़त्म हो गया है। वो डटे रहे और कप्तान को 39,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ जारी रखने का हुक्म दिया, ये समझे बगैर कि तैयारा मज़ीद हवा में नहीं रह सकता। तैयारा ख़तरे के बहुत करीब था। इंजन किसी भी वक्त रुक सकते हैं। दोपहर 2:44 पर जहाज़ अचानक झटका और लर्ज़ उठा। एक इंजन फील हो गया था। एक तरफ टर्बोफैंस की गड़गड़ाहट आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई और काकपट में एक सुर्ख वार्निंग सिग्नल रोशन हो गया। कप्तान ने हाईजैकर्स की तरफ देखा और मजबूत आवाज में कहा, हमारा एक इंजन खराब हो गया है। लेकिन निश्चय में दुहत हाईजैकर, जो अभी तक कप्तान की सीट पर बैठा था, बस स्क्रीन को घूरता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अब हाईजैकर्स में भी खौफ फैलने लगा। वो अपने ही अगवा पर काबू खो रहे थे। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और फैसला लेने में ज्यादा वक्त नहीं बचा था। ये सुनकर केबिन में मौजूद मुसाफिरों की सांसें रुक गईं। कुछ लोग खौफ से चीखे। कप्तान ने आहिस्ता आहिस्ता हवाई जहाज का रुख कोमोरोस जज़ायर की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जिंदा रहने का वाहिद रास्ता जमीन के करीब रहना था। लेकिन हाईजैकर्स को यह मंजूर नहीं था। उनमें से एक गुस्से से काकपट में दाखिल हुआ, माइक छीनकर चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो। ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलो। लेकिन अब बहस करने का वक्त नहीं था।
दायां इंजन मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था और जहाज तेजी से रफ्तार खो रहा था। कप्तान जहाज को मुस्तहकम रखने और उसे जजीरे की तरफ ले जाने की शिद्दत से कोशिश कर रहा था। फिर हाईजैकर्स खौफजदा हो गए। उन्होंने महसूस किया कि तैयारा नीचे गिर रहा है। इनमें से एक ने काकपट का कंट्रोल पकड़ लिया और जबरदस्ती पीछे हटना शुरू कर दिया। सोच रहा था कि तैयारा ऊपर चढ़ जाएगा। अचानक तैयारा जोर से हिलने लगा। ऑटो पायलट बंद हो गया और तैयारा एक तरफ झुक गया। मुसाफिर खौफ से चीख उठे। इस झटके के बाद तैयारा खतरनाक तरीके से नीचे उतरने लगा। तैयारा जो कुछ देर पहले 39,000 फुट की बुलंदी पर था, अब सीधा समंदर की तरफ गिर रहा था। हाईजैकरों को बलाखिर एहसास हुआ कि सूरत हाल उनके काबू से बाहर है। घबराहट में उसने दोबारा कंट्रोल पकड़ लिया और जहाज को दूसरी समत मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों इंजन रुक चुके थे और बहुत बड़ा तैयारा अब एक गैर ताकत वाला ग्लाइडर था जो बगैर किसी ताकत के हवा में तैर रहा था। इंजनों के बगैर कंट्रोल्स बहुत भारी हो गए और कप्तान को हर हरकत के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी। हर सेकंड कीमती था। अगर वो बरवक्त जमीन पर न पहुंचता तो तैयारा सीधा समंदर में गिरने वाला था। कोमोरोस का हवाई अड्डा नजर आ रहा था, लेकिन जहाज में ईंधन बहुत कम था। वहां पहुंचने में कोई वक्त नहीं बचा था। कप्तान को हकीकत समझ आ गई। वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब सिर्फ एक ऑप्शन रह गया था, समंदर में क्रैश लैंडिंग। को पायलट तेजी से कैबिन में से गुजरता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि तमाम मुसाफिर हंगामी लैंडिंग के लिए तैयार हैं। फिर उसे एक खौफनाक गलती नजर आई। बहुत से मुसाफिरों ने अपनी लाइफ जैकेट्स पहले ही उतार दी थीं। ये एक मुहलक गलती थी, क्योंकि अगर तैयारा डूबने लगा तो यह जैकेट्स पानी में फंस जाएंगी और बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। लाइफ जैकेट्स को उस वक्त तक न फैलाएं जब तक कि आप तैयारे से बाहर न निकल जाएं। को पायलट ने जोर से चीखा। कुछ मुसाफिरों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दूसरे रद्द-अमल जाहिर करने से बहुत खौफजदा थे। समंदर तेजी से करीब आ रहा था। अब सिर्फ चंद सेकंड्स बाकी थे। कप्तान अपनी जिंदगी की मुश्किल तरीन लैंडिंग के लिए तैयार था। बहुत बड़ा तैयारा, जो अब मुकम्मल तौर पर खामोश ग्लाइडर बन चुका था, समंदर में गिरने ही वाला था। कैबिन में मौजूद मुसाफिर अपनी सीटों को मजबूती से पकड़े हुए थे। वो सांस रोके बैठा था। नीचे समंदर की लहरें तेजी से उठ रही थीं। कप्तान की नजरें लैंडिंग की सही जगह तलाश कर रही थीं, कहीं जहां बचाव का मामूली सा इम्कान भी हो। लेकिन वक्त खत्म हो रहा था। जहाज चंद सेकंड्स में पानी से टकराने वाला था। तैयारा इब्तिदाई तौर पर बाएं जानिब थोड़ा सा झुक गया और बाएं इंजन और बाजों के समंदर की सतह से टकराने से एक तबाहकुन वाकया पेश आया। फूसलेज का बेशतर हिस्सा फौरी तौर पर डूब गया। सिर्फ पछला हिस्सा पानी की सतह पर तैरता रहा। कीबन के अंदर की चीखें अब एक हौलनाक सान्हे में बदल चुकी थीं। बहुत से मुसाफिरों ने अपनी लाइफ जैकेट्स पहले ही उतार दी थीं। उसे उस खतरे का अंदाजा नहीं था। पानी तेजी से भरने लगा और वो फंस गए। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मकामी सियाह और यहां तक कि स्कूबा गोताखोर भी फौरी तौर पर बचाव के लिए कूद पड़े। उनमें कुछ फ्रांसीसी और हिंदुस्तानी डॉक्टर्स भी थे जो छुट्टियां गुजारने आए थे। साहिल पर खड़ा एक सियाह ये सोचकर हवाई जहाज की फिल्म बंदी कर रहा था कि ये किसी एयर शो का हिस्सा है, लेकिन उसने नादानिस्ता तौर पर तारीख के सबसे चौंका देने वाले तैयारे के हादसे को कैमरे में कैद कर लिया। जहाज में सवार 175 अफराद में से 125 अफराद हलाक हुए, जिनमें 119 मुसाफिर, अमले के 6 अरकान और तीनों हाईजैकर्स शामिल थे। कई मुसाफिर इब्तिदाई क्रैश लैंडिंग में बाल बाल बच गए, लेकिन अफरा-तफरी के आलम में कुछ लोगों ने जहाज के अंदर लाइफ जैकेट्स न चढ़ाने की कप्तान की वार्निंग को न सुना या नज़रअंदाज किया। जैसे ही कीबिन में पानी तेजी से भर गया, फैलाई हुई जैकेट्स ने उन्हें छत की तरफ धकेल दिया और उनके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं था। एक अंदाजे के मुताबिक 60 से इसी मुसाफिर अपनी सीट बेल्ट्स में फंस कर डूब गए। कप्तान और कोपायलट समेत सिर्फ 50 लोग ही बच सके, जिन्होंने आखिरी दम तक लड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा जानें बचाएं। जिंदा बच जाने वालों को पहले जाए। हादसा से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई एक अस्पताल पहुंचाया गया।
और बाद में उन्हें मोरूनी के दूसरे तबी मरकज़ में मुंतकिल कर दिया गया। 30 नवंबर 1996 को इस सानहे में जान की बाजी हारने वालों की याद में एक पुरवकार जलसा मुनाक़द हुआ। ये वाक़या कैमरे में रिकॉर्ड होते ही दुनिया भर में मशहूर हो गया। ये उन नायाब मौक़े में से एक था जब एक बड़े मुसाफिर तैयारे को समंदर में उतरना पड़ा और ये पहली बार हाईजैकिंग की वजह से हुआ। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों को उनकी बहादुरी पर एविएशन अवार्ड से नवाजा गया और इथियोपियन एयरलाइंस के लिए परवाज़ जारी रखी। कैप्टन अबित ने बाद में कहा कि असल हीरो उसका कोपायलट यूनस था, जिसने ज़ख्मी और खून आलूद होने के बावजूद हाईजैकर्स का मुकाबला किया और आबिद को तैयारा उतारने के लिए ज़रूरी वक्त दिया। मुकम्मल तहकीकात के बाद हुक्काम ने तस्दीक की कि हादसा हाईजैकर्स की वजह से हुआ, जिसमें ईंधन ख़त्म हो गया, इंजन फेल हो गए और हादसे से बचा नहीं जा सका।